हेलो दोस्तों। तो आप सबका स्वागत है आज के लेक्चर में, जहां पर हम बात करेंगे कि इस बार जो 2022 यूपीएससी जनरल स्टडीज़ का पेपर हुआ उसमें हिस्ट्री के क्वेश्चंस में हम किस तरह से परफॉर्म कर सकते थे। बेसिकली मैंने कैटेगराइज किए हैं क्वेश्चंस को इन द कैटेगरीज ऑफ गुड, मॉडरेट, डिफ़िकल्ट एंड कितने क्वेश्चंस हमारे को वहां पर छोड़ के आने चाहिए थे जो कि अटेम्प्टेबल नहीं थे। उसके अलावा मैं खुद के परफॉर्मेंस की भी बात करूंगा कि जितना मैंने बच्चों को करवाया था पेड कोर्सेज के अंदर, यूट्यूब के अंदर, उसमें से कितने क्वेश्चंस आए, मतलब कि कितने क्वेश्चंस हम सॉल्व कर सकते थे। क्योंकि देखिए ये मेरा भी एक तरह से टेस्ट था कि क्या मैं बच्चों को अच्छी तरह से राइट डायरेक्शन में गाइड कर सकता हूँ या नहीं। अगर मैं खुद के फर्स्ट रिएक्शन की बात करूँ तो मेरा रिएक्शन कुछ इस तरह का था यूपीएससी के पेपर को देख के। Emotional, damn it! तो अगर आप इंस्टाग्राम चलाते हैं वहाँ पर ये मीम जो है बहुत फेमस है। अगर कुछ दर्दनाक घटना हो जाती है तो मेरे लिए भी एक तरह से ये दर्दनाक घटना थी, क्योंकि जो कन्वेंशनल लाइंस होती हैं उनके ऊपर तो यूपीएससी हिस्ट्री का क्वेश्चन पेपर नहीं बना हुआ था। काफ़ी अनकन्वेंशनल चीज़ें थी, जैसे कौटिल्य के अर्थशास्त्र में स्लेवरी के बारे में क्या क्या लिखा गया है उसके बारे में पूछा गया, जो हम कभी भी तैयार कर ही नहीं सकते क्योंकि इतनी सारी बुक्स हैं। अगर हम ओवरऑल कैटेगराइजेशन की बात करें तो 16 क्वेश्चंस पूछे गए थे। उसमें सिर्फ 6 क्वेश्चंस ऐसे थे जो आपको पक्का से आते होंगे या फिर आप इम्प्लाइड नॉलेज को यूज़ करते हुए सॉल्व कर पाए होंगे बहुत ही ईजिली, मतलब कि फर्स्ट गो के अंदर। उसके अलावा जितने अगले 10 क्वेश्चन हैं वो बहुत ही डिफ़िकल्ट थे सॉल्व करने। उसमें से 6 क्वेश्चंस तो पक्का से ऐसे थे जो आपको छोड़ के आने थे, बहुत ही ज़्यादा डिफ़िकल्ट थे। और 4 क्वेश्चंस ऐसे थे जिनमें शायद आप 1 या 2 क्वेश्चन तोड़ पाएँ और वहाँ पर उनको सही कर पाएँ। तो अगर इन केस किसी भी बच्चे ने 6 या 7 क्वेश्चन वहाँ पर सही किए हैं 16 में से, तो आपने बहुत अच्छा पेपर किया है, क्योंकि उसके अलावा आपको वहाँ पर ना ही अटैम्प्ट करने थे और ना ही अपनी नेगेटिव मार्किंग करवानी थी। अगर मैं खुद के परफॉर्मेंस की बात करूँ तो मेरे पेड कोर्सेज या फिर यूट्यूब में जितने भी मैंने करवाया है तो उसमें सिर्फ 10 क्वेश्चन ही पूछे गए थे, उससे ज़्यादा नहीं थे। 6 क्वेश्चन ऐसे थे, ना ही मैं कभी करवाऊँगा, ना ही करवाने भी चाहिए, क्योंकि ये क्वेश्चंस अगर आप तैयार करने बैठ जाएंगे तो हिस्ट्री इतनी बड़ी है कि आप बाकी सब्जेक्ट्स को तैयार कर ही नहीं पाएंगे। तो आइए डिस्कशन को शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1919 में से। काफ़ी इजी क्वेश्चन था, कहीं से भी आप चाहे सेल्फ स्टडी कर रहे हैं, कोई किसी भी पेड कोर्स में है, ये करवाया गया होगा। काफ़ी इजी है। लोकल सेल्फ गवर्नमेंट आपकी पक्का ट्रांसफर सब्जेक्ट में रहेगी। तो सेकंड ऑप्शन को एलिमिनेट करते हुए यहाँ पर पूछा गया है कि रिजर्व में कौन कौन से थे, तो आपका सही आंसर आ जाएगा सी 1, 3 एंड 4 ओनली। काफ़ी इजी क्वेश्चन था ये, गिने चुनिंदा 6 क्वेश्चन में से था जो आपको पक्का से आता होगा। मैंने भी करवाया था, हर जगह करवाया जाता है, तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। दूसरा क्वेश्चन है वो है फनम के बारे में। तो पूछते हैं कि फनम किस चीज़ को कहा जाता है। वैसे इसका जो राइट आंसर है वो है बी। मेरे द्वारा नहीं करवाया गया था क्योंकि इतनी डिटेल में करवाना सही भी नहीं है। ये जो फनम कॉइन्स हैं ये त्रवणकोर प्रिंसली किंगडम के अंदर बनाए जाते थे, वहाँ पर सर्कुलेशन में थे। उसके अलावा एक दूसरे तरह के बहुत फेमस कॉइन्स है वो है चक्रराम कॉइन्स। तो अगली बार अगर आपको चक्रराम कॉइन्स देखने को मिले तो वो भी कॉइन्स का ही मतलब होता है, जो कि त्रवणकोर और मद्रास प्रेसिडेंसी के अंदर सर्कुलेशन में थे। अगर इसके कॉन्टिन्यूशन में क्वेश्चन है तो आपको ये पता होना चाहिए। पर ये जो फैक्ट है ये नितिन सिंघानिया में नो डाउट मैंशनड है, पर इतनी डिटेल में आपको हर चीज़ वहाँ पर नहीं याद हो सकती, ना ही आपको याद करके आनी है। देखिए कट ऑफ जो इतनी नीचे जा रही है इतने सालों से, अगर हम देखें कि 2016 में जो कट ऑफ थी वो 116 थी, तो 2021 तक आते आते वो सिर्फ 88 रह गई। उसके पीछे कारण ये है कि यूपीएससी बहुत स्मार्ट बंदों को ढूंढ रही है कि जिनको पता हो कि कौन से क्वेश्चन अटेम्प्ट करने चाहिए, कौन से छोड़ने चाहिए और किस तरह से वो अपनी तैयारी को प्लान आउट करेंगे। तो इस लेक्चर के लास्ट में मैं वो भी बात करूंगा कि जो बच्चे 2023 के लिए अटेम्प्ट दे रहेंगे उनको किस तरह से अपनी तैयारी को थोड़ा बहुत ट्रांसफॉर्म करना चाहिए। क्योंकि देखिए जो एक बार ट्रेंड बन जाता है वो एटलीस्ट 3 या 4 साल तक यूपीएससी में चलता है। जैसे अगर हम 2016-17 की बात करें तो वहाँ पर एक ट्रेंड बन गया था कि एलिमिनेशन मेथड को यूज़ करते हुए आप काफ़ी सारे क्वेश्चंस को सॉल्व कर लेते थे। पर इस बार जब आप देखेंगे कि ऑप्शंस के अंदर ओनली 1 पेयर, ओनली 2 पेयर, ओनली 3 पेयर या नन ऑफ द पेयर वहाँ पर दिया गया है, तो इसके थ्रू आपके एलिमिनेशन की टेक्निक को वहाँ पर ख़त्म करने की कोशिश की गई है। नो डाउट अभी भी 100 में से 3 या 4 या 5 क्वेश्चन से आपको आप कर सकते हैं इस एलिमिनेशन के टेक्निक के थ्रू, पर जहाँ पर आपको ये देखने को मिलेगा तो वो क्वेश्चन बहुत डिफिकल्ट बन जाएगा। और इस तरह के 2 या 3 क्वेश्चन हिस्ट्री के अंदर भी थे, जिस वजह से जो हिस्ट्री की हम कह सकते हैं पूरी क्वालिटी है वो काफ़ी ज़्यादा डिफिकल्ट बन गई थी। तो इसी के चलते हम 2023 के बच्चों के लिए भी मैं बात करूंगा इस लेक्चर के लास्ट में, तो आप बने रहिएगा। तो यहाँ पर अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो ये इजी क्वेश्चन था, पर ये इजी की मॉडरेट, इजी से लेके हम मॉडरेट की कैटेगरी में डालेंगे, क्योंकि
वहाँ पर इतना ज़्यादा दिमाग लगाना काफ़ी बार डिफ़िकल्ट हो जाता है, क्योंकि एग्ज़ाम के अंदर प्रेशर भी बहुत ज़्यादा होता है। एग्ज़ाम के बाहर आके क्योंकि हम 2 या 3 बार पेपर को देख चुके होते हैं, उसके अलावा हमारे को काफ़ी ज़्यादा नॉइसेस भी सुनने को मिल जाती हैं, तो लोग कहने लग जाते हैं कि नहीं, पेपर तो बहुत ज़्यादा ईज़ी था, हम इसको इस लॉजिक से सॉल्व कर सकते थे। पर पेपर के अंदर जो सिचुएशन है, कंडीशंस है, वो और होती हैं। इसी वजह से कट ऑफ काफ़ी नीचे जाती है, बाद में लोग कुछ भी कहते रहें। तो यहाँ पर यह पूछा गया है कि इन 3 रेवोल्यूशनरीज में से कौन सा बंदे हैं जो गदर पार्टी के साथ जुड़े हुए थे। तो अगर हम रास बिहारी बोस की बात करें तो बहुत फेमस नाम है जिनका बार बार रेफरेंस मिलता है गदर पार्टी के अंदर। तो हमारे को पक्का पता है कि 3 ओनली, जो 3 ऑप्शंस हैं वो आंसर तो पक्के में है। यहाँ पर हमारे को ये डिसाइड करना है कि क्या 1 भी आंसर में है। तो यहाँ पर दिया हुआ है बरिंदर कुमार घोष, ये अरबिंदो घोष के भाई हैं। और ये अगर आपने पढ़ा होगा हिस्ट्री के अंदर रेवोल्यूशनरी एक्टिविटीज़ के बारे में, तो ये बहुत पहले आए थे। जो हमारी गदर पार्टी है वो काफ़ी लेट बनती है। इनके अगर हम एक्टिव ईयर्स की बात करें तो ये आप बहुत इजीली एलिमिनेट कर सकते थे और आपका आंसर आ जाता D3 ओनली। पर वहाँ पर अगर आप इन दोनों में कंफ्यूज थे तो वो इस वजह से मैं इसको मॉडरेट कैटेगरी में डाल रहा हूँ। उसके अलावा ये इजी कैटेगरी का क्वेश्चन था और आपका ये सही हो जाना चाहिए था। तो ये मैंने भी करवाया हुआ था। पर अगर आप इस पूरे चैप्टर को तैयार करते हैं रेवोल्यूशनरी एक्टिविटीज़ को, तो बहुत ईजिली डुएबल था। उसके अलावा अगला क्वेश्चन अगर हम क्रिप्स मिशन की बात करते हैं तो यहाँ पर उसके बारे में पूछा गया है। आपके स्टैटिक का बहुत फेमस पार्ट है अगस्त ऑफर, क्रिप्स मिशन, उसके बाद जितने भी मिशन आते हैं, टेल कैबिनेट मिशन, तो ये चीज़ आपने की होगी, मैंने भी करवाई हुई थी। पर यहाँ पर एक कैच था, वो था कि कॉन्स्टिट्यूटेंट असेंबली वुड हैव मेंबर्स नॉमिनेटेड बाय द प्रोविंशियल असेंबलीज। तो ऐसा नहीं था, इनके थ्रू इलेक्टेड थे। बट अगर हम प्रिंसली स्टेट्स की बात करें तो उनसे वो नॉमिनेटेड थे। तो इस वजह से जो स्टेटमेंट है वो गलत हो जाती है और जो सेकंड स्टेटमेंट है वो सही है। तो B2 ओनली आंसर है। पर इतना तो आपको लेवल करना पड़ेगा यूपीएससी के प्रीलिम्स को निकालने के लिए, तो इसको मैं इजी कैटेगरी में ही डालता हूँ। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि 1, 2 और 3 क्वेश्चंस ऐसे हो चुके हैं जो हमारी इजी कैटेगरी में थे टोटल 6 में से, मतलब कि अगले जितने भी क्वेश्चन हैं वो डिफिकल्ट थे। तो अगला क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो यहाँ पर 4 टेक्स्ट दिए गए हैं और यहाँ पर पूछते हैं कि इनमें से जैना टेक्स्ट कौन कौन से हैं। अगर आप 4 नामों को देखें तो बहुत डिफिकल्ट लगते हैं देखने के लिए, पर मैंने यूट्यूब के ऊपर जैनिज़्म और बुद्धिज़्म के ऊपर फुल फ्लैज अपने पूरे लेक्चर्स लिए थे। तो अगर आपने वो देखे होते तो आप बहुत इजीली इस क्वेश्चन को कर पाते। जैसे कि यहाँ पर फिलॉसफी ऑफ जैनिज़्म के अंदर मैंने इन दोनों टेक्स्ट के बारे में रेफरेंस दिया था कि इनके अंदर जैनिज़्म की फिलॉसफी को डिस्कस किया हुआ है। और बहुत बार कहा भी था कि पहले कुछ सालों में जो सेक्ट्स के ऊपर क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं, अब जो अगली बारी है वो है टेक्स्ट के अंदर, कि टेक्स्ट के ऊपर वो क्वेश्चन पूछेंगे कि इनमें से कौन कौन से बुद्धिज़्म या फिर जैनिज़्म के टेक्स्ट हैं। तो इसमें मैं कह सकता हूँ कि मैंने भी अच्छे से परफॉर्म किया और जो भी बच्चे मेरे साथ जुड़े हुए थे मैं उनसे भी आशा करूँगा कि उन्होंने भी अच्छे से परफॉर्म किया होगा। तो इसका जो सही आंसर है वो है B2 और 4 ओनली, और ये आपका आंसर हो गया। ये वैसे हम डिफ़िकल्ट लेवल में क्वेश्चन मानेंगे, पर जो बच्चे मेरे साथ जुड़े हुए थे उनके लिए इजी लेवल का क्वेश्चन रहेगा। उसके अलावा अगले क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो ये है कि 3 हमारी पर्सनैलिटीज़ दी हुई हैं और सामने उनके रिलीजन के बारे में पूछा गया है। अगर आप नाथ मुनि जी की बात करते हैं तो बहुत फेमस वैष्णवा स्कॉलर हैं जो कि अलवर्स में से जिन्होंने दिव्या प्रबंधन लिखी है। तो अगर आप कहीं से भी खुद से सेल्फ स्टडी कर रहे हैं किसी भी पेड कोर्स के अंदर तो आपको ये पता होना चाहिए। तो थर्ड पेयर ऑब्वियसली सही है, तो आपके पास 3 ऑप्शंस बच जाते हैं। पर ये जहाँ पर जो नाम है पहले 2, आर्यदेवा और दिग्नागा, अगर आपने बुद्धिज़्म बहुत डिटेल में कवर किया है तो आपको पता होगा कि महायान बुद्धिज़्म के अंदर जो लॉजिक दिए जाते हैं उनके फाउंडर को कहा जाता है दिग्नागा, और जो आर्यदेवा भी हैं वो भी बुद्धिस्ट स्कॉलर हैं। पर इतनी डिटेल में वहाँ पर पता होना या फिर कवर करना बहुत डिफ़िकल्ट है, इतना बड़ा सिलेबस हो जाएगा और ये मैंने भी कवर नहीं किया था। मैं अपनी भी बात कर रहा हूँ कि मेरे द्वारा भी ये कवर नहीं किया गया था, सिर्फ नाथ मुनि जी को मैंने कवर किया था, आपके सामने है। तो अगर आप ये क्वेश्चन को छोड़ के आएंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। इन 3 में तुक्का मारना सही नहीं रहेगा। जितने भी क्वेश्चन हैं जिनमें हम एक ऑप्शन को एलिमिनेट कर पाए हैं और 3 में बचे हैं, मैंने उनको छोड़ा है, उनको अटैम्प्ट नहीं करना सही समझा, क्योंकि अटैम्प्ट वहाँ पर वही क्वेश्चन करना चाहिए जिनमें हम 2 में फंसते हैं, 2 में बचते हैं, क्योंकि 50% प्रोबेबिलिटी है जिसके साथ हमारे को चलना चाहिए मेरे हिसाब से। तो आइए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। तो है ये मंगोल इन्वेजन के बारे में। जब भी हम दिल्ली सल्तनत के अंदर खिलजी रेवोल्यूशन को पढ़ते हैं तो वहाँ पर करवाया जाता है कि सबसे पहला जो हमारा मंगोल इन्वेजन होता है वो मामलुक डायनेस्टी के टाइम के अंदर जलालुद्दीन खिलजी के द्वारा हुआ। तो ये जो पहला फैक्ट है बहुत ज़्यादा ईजी था, ये आपको पता होना चाहिए था, ये वेल नोन फैक्ट है।
अगर हम दूसरे स्टेटमेंट की बात करते हैं तो कहते हैं अलाउद्दीन खिलजी के टाइम के अंदर मंगोल असॉल्ट हुआ था और वो उस टाइम के अंदर दिल्ली तक पहुंच गए थे एंड पूरे शहर को कब्जा कर लिया था। ये मैंने अपने लेक्चर्स के अंदर, पेड कोर्स के अंदर सीधा करवाया भी था कि 6 टोटल अटैक्स हुए थे अलाउद्दीन खिलजी के टाइम के अंदर। पहले तो सक्सेसफुल थे, पर अगर हम तीसरे मंगोल इन्वेजन की बात करें तो जो ख्वाजा था, जो कि उस टाइम के अंदर लीडर था, ही केम अप टू दिल्ली बट दे वर प्रिवेंटेड फ्रॉम एंटरिंग इनटू द कैपिटल सिटी एंड थाउजेंड्स ऑफ मंगोल्स वर किल्ड। तो ये मैंने आपको करवा दिया था, जितने भी बच्चे जुड़े हुए थे आई होप उनको आता होगा, क्योंकि बहुत स्ट्रेस दे के भी करवाया था। तो ये सेकंड स्टेटमेंट हमारी गलत हो जाएगी, और क्योंकि पहली स्टेटमेंट सही है सो द राइट आंसर इज सी 1 और 3 ओनली। अगर आपको तीसरा ना भी पता होता तो आपका ये आंसर होता था। तो मेरी परफॉर्मेंस इस क्वेश्चन में अच्छी रही, आप अपनी भी बता सकते हैं। अगर अगले क्वेश्चन की बात करें तो वो है कुला दरान के बारे में। जो कुला है वो टोपियों को कहा जाता है, और जो सैयद के द्वारा टोपियां पहनी जाती थी, इस वजह से कुला जो टोपियां पहनी जाती थी तो उनको कहा जाता था कुला दरान। पर इतनी डिटेल में चीज़ें करनी पॉसिबल नहीं है। सैयद्स नो डाउट जब हम करवाते हैं कि लोधी एंड सैयद्स जब आए थे उसके अंदर मैंने करवाया हुआ था, पर मैं इस चीज़ को क्लेम नहीं कर रहा क्योंकि ये इतनी डिटेल में चीज़ें कवर करनी पॉसिबल नहीं है। तो ये क्वेश्चन हमारे को छोड़ के ही आना था, इट वॉज टू बी लेफ्ट आउट। तो अगर आप इसको छोड़ के आए हैं तो वेरी गुड, अगर आप इसको अटेम्प्ट करके आए हैं बिना किसी सोचे समझे तुक्का मार के आए हैं तो वो चीज़ गलत होगी। प्लीज़ ये इस तरह का आपका पेपर अटेम्प्टेशन नहीं होना चाहिए। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं तो यहाँ पर दिया गया है कि कौन कौन सी फैक्ट्रीज किसके द्वारा लैंड ली गई थी। तो सबसे पहले ही कहते हैं दैट द डच एस्टैब्लिश देयर फैक्ट्रीज या वेयर हाउसेज इन द लैंड्स ऑन द लैंड्स डोनेटेड बाय द गजपति रूलर्स। तो आपको पता होगा जो गजपति रूलर्स है वो तो 1500 के आसपास खत्म हो गए थे, और जो डच हैं वो 1602-1604 के आसपास हमारे पास आते हैं। तो पहली स्टेटमेंट ऑब्वियसली गलत थी, आपको इसके लिए बहुत ज़्यादा इन डिटेल में पता भी नहीं होना चाहिए था। तो पहली स्टेटमेंट हमारी आउट हो जाएगी, और जो सही आंसर होगा वो B2 और 3 ओनली। तो ये एक ऐसा क्वेश्चन था जहां पर हम एलिमिनेशन टेक्निक का यूज़ कर सकते थे। उसके अलावा मैंने लेक्चर्स के अंदर करवाया भी हुआ था कि पोर्टुगीज़ के अंदर जो अल्फोंसो डी अल्बुक्यूर्की है उसने गोवा को सुल्तान ऑफ बुजापुर से कैप्चर किया था। डच की अगर हम बात करते हैं तो उन्होंने जो लैंड ली थी वो किंग ऑफ चंद्रनगरी से ली थी। पर इस क्वेश्चन को आप सीधा स्पष्ट होके अपने स्टेटमेंट्स को एलिमिनेट करते हुए भी कर सकते थे, बहुत बड़ी बात नहीं थी। तो उसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं तो यह कौटिल्य के अर्थशास्त्र के ऊपर। अब देखिए ये क्वेश्चन आ गया, इसका मतलब ये नहीं है कि आप अगली बार से पूरे कौटिल्य के अर्थशास्त्र को पढ़ के चले जाएंगे। बहुत सारी बुक्स हैं हिस्ट्री के अंदर, इतनी ज़्यादा बुक्स हैं कि अगर आप बुक्स को करने लग जाएंगे तो ना ही कभी आपका हिस्ट्री का सिलेबस खत्म होगा, ना ही आप कभी और सब्जेक्ट्स को कवर कर पाएंगे। नो डाउट इस बार क्वेश्चन पूछा गया है, पर इससे आपने डरना नहीं है। बेस्ट सोल्यूशन तो यही था कि आप इसको बहुत आसानी से छोड़ के आ जाएं बिना कुछ सोचे समझे। हाँ, हमारे को स्टेटमेंट पढ़नी थी कि क्या हमारे को कोई वियर्ड या फिर एब्सोल्यूट स्टेटमेंट दिख रही है जिसको हम ओमिट करके एलिमिनेट कर सकते हैं। पर यहाँ पर मैं फिर आपको कहूँगा कि यहाँ इसका जो आंसर है वो है D1, 2 और 3 ओनली। पर इसको अटेम्प्ट नहीं करना था, छोड़ने में ही भलाई थी। अगर मैं खुद की भी बात करूँ तो मैं बहुत आसानी से छोड़ आता। नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है कि एक साइड के ऊपर अशोकन एडिक्ट्स दिए हुए हैं और उसके सामने स्टेट दी हुई है कि किस में वो बिलोंग करते थे। अगर आपको स्टेट्स का थोड़ा बहुत अंदाज़ा है तो आप इसको कर सकते हैं। जैसे आपको पता होगा कि धौली जो है वो उड़ीसा में है, तो वेरी वेल एंड गुड, बहुत वेल नोन फैक्ट है। जो ईरागुदी है वो आंध्र प्रदेश में है, ये भी पता था। तो ये आपको पता होगा कि जो आंसर है वो ओनली 1 पेयर तो नहीं है, ये दोनों पेयर पक्का से हैं। अब मान लीजिए कोई जो स्टूडेंट है वो कलसी से है, कलसी जगह से है, तो उसको पता होगा कि ये उत्तराखंड में है। और अगर हम जौगड़ा की बात करें तो ये भी उड़ीसा स्टेट में है। पर इतने डिटेल में हर एक चीज़, हर एक एडिक्ट वो किस स्टेट में है, किस जगह के अंदर है, इतने लेवल में नहीं पता होता। ना ही आपको पता करना है, ना ही मैं अगले साल भी आपको करवाऊंगा। अगर आप कोई भी कोर्स ज्वाइन करते हैं मैं नहीं करवाऊंगा, क्योंकि इसका कोई सेंस ही नहीं बनेगा, इतनी सारी चीज़ें आपको याद करनी है। तो ये दिस क्वेश्चन वाज टू बी लेफ्ट आउट। वैसे इसका आंसर है ओनली 2 पेयर्स। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं तो ये फेमस डायनेस्टीज दी हुई हैं। ये जितने भी डायनेस्टीज हैं दे आर राजपूत डायनेस्टीज। फाउंडेशन ऑफ राजपूत डायनेस्टी इन इंडिया बहुत ही फेमस टॉपिक है आपकी मिडेवल इंडिया के स्टार्टिंग के अंदर, जहां पर आप इन सारी परमार डायनेस्टी, गुर्जर प्रतिहार, राष्ट्रकूटा, चंदेला के बारे में बात करते हैं। जो फेमस ट्राइपार्टियट स्ट्रगल है पालास, गुर्जर प्रतिहार और राष्ट्रकूटास के अंदर, ये भी आपने पढ़ा होगा। तो ये जब आप तैयार करते हैं तो आप इन चारों नामों के बारे में पढ़ते हैं कि नानुका किस डायनेस्टी को बिलोंग करते हैं, जय शक्ति, नागभट्टा, भूजा। तो अगर आप किसी भी वहाँ पर कर रहे हैं, किसी भी इंस्टीट्यूट में, किसी भी कोर्स के अंदर, तो ये चीज़ करवाई जाती है। तो प्रतिहारास के अंदर नागभट्ट,
अगर हम उसके अलावा चंडेलास की बात करते हैं तो वहाँ पर नानुका की बात की जाती है क्योंकि वो उनके फाउंडर थे। पर मार्स की बात हम करते हैं तो वहाँ पर आपको यहाँ पर लिखा हुआ मिलेगा राष्ट्रकूटास के अंदर, जस्ट अ सेकेंड, यहाँ पर ना, हाँ, भूजा वॉज द ग्रेट स्कॉलर ऑफ परमारस। तो ये सारी चीज़ें करवाई हुई थी, ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए। पर ये हम इसको मॉडरेट कैटेगरी में डालेंगे क्योंकि यहाँ पर पेयर्स दिए हुए हैं। आप ये नहीं कर सकते कि आप ऑप्शंस को एलिमिनेट करते हुए सही आंसर तक पहुंच जाए। वैसे इसका आंसर होगा बी, ओनली 2 पेयर्स। तो साथ साथ में आप मेरी परफॉर्मेंस भी देख सकते हैं और अपनी परफॉर्मेंस को भी डिटरमाइन कर सकते हैं। ये क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा इजी था, जो आपको पक्का से पता होगा अगर आपने संगम लिटरेचर के बारे में पढ़ा है कि इनको सोशल क्लासिफिकेशन के बारे में पता था और ये अपनी पूरी सोसाइटी को अकॉर्डिंग टू द ट्रेड की वो कौन सी ऑक्यूपेशन के अंदर है उसमें डिवाइड करते थे। द सोसाइटी वॉज ऑर्गेनाइज बाय ऑक्यूपेशनल ग्रुप्स लिविंग अपार्ट फ्रॉम ईच अदर। तो ये सारे ग्रुप्स हैं, उस हिसाब से सोसाइटी बटी हुई थी। तो ये सीधा स्टैंड अलोन आपके स्टैटिक में से क्वेश्चन पूछा गया था। उसके अलावा जो बाकी के स्टेटमेंट हैं वो भी काफ़ी वियर्ड है, तो आपको ये चीज़ पता होगी। तो आइए अगले क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं। योगा वशिष्ठ वॉज ट्रांसलेटेड इनटू पर्शियन बाय निजामुद्दीन पानीपति ड्यूरिंग द रेन ऑफ अकबर। वैसे इसका आंसर अकबर है। मैंने अपने कोर्स के अंदर अकबर की जितनी भी बुक्स थी, जैसे कि पंचतंत्र या फिर हम संस्कृत वर्क की बात करें तो वो सारा करवाया हुआ था, पर इस किताब के बारे में मैंने नहीं करवाया था, ना ही मैं क्लेम कर सकता हूँ। तो ये हम मॉडरेट कैटेगरी में डाल सकते हैं क्योंकि कुछ बच्चों को इसके बारे में आंसर पता था, तो यहाँ पर मैं शायद थोड़ा पीछे रह गया। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, वो है रामानुजा जी के बारे में। तो क्योंकि ये काफ़ी फेमस अभी न्यूज़ में भी हैं और इनका जो सबसे दुनिया का सबसे दूसरे नंबर के ऊपर बड़ा स्टैचू लगने जा रहा है, तो इस वजह से करंट अफेयर्स में से इनसे क्वेश्चन पूछा गया है। और जो सही आंसर है वो है कि बेस्ट मेथड ऑफ सेलिब्रेशन इनके हिसाब से है डिवोशन। और अगर आप यूट्यूब पे जुड़े हुए हैं तो वहाँ पर भी मैंने ये करवाया था दैट ही वॉज अ फर्म सपोर्टर ऑफ प्रभति मार्ग और द पाथ ऑफ सेल्फ सरेंडर टू गॉड, जो कि है डिवोशन। तो ये सीधा स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन था। अगले क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं। तो ये हमारे न्यूज़ में से था, जो करंट अफेयर्स में से था, क्योंकि अभी प्राइम मिनिस्टर के द्वारा विजिट किया गया था। तो सोमनाथ टेम्पल के ऊपर था। पहली स्टेटमेंट ठीक है, दूसरी भी ठीक है और तीसरी स्टेटमेंट गलत है। करंट अफेयर्स में अगर आपने पढ़ा होगा तो बहुत आसानी से ये फैक्ट मिल जाता है कि ये सरदार वल्लभ भाई पटेल के द्वारा 1951 के अंदर इंस्टॉल किया गया था। सो द राइट आंसर इज ए 1 and 2 ओनली। और इसी तरह से हमने भी करंट अफेयर के अंदर इस चीज़ को कवर किया था। तो ये तो बात होगी कि मेरी परफॉर्मेंस कैसी थी। आप अपनी परफॉर्मेंस को देख सकते हैं कि कौन से क्वेश्चन छोड़ने वाले थे, कौन से डिफिकल्ट थे, कौन से इजी थे। पर ओवरऑल अगर आप 6 से 7 क्वेश्चन इसमें सही करके आए हैं आफ्टर नेगेटिव, या फिर आपके 12 से 14 नंबर बन रहे हैं, तो बहुत अच्छी बात है। आप काफ़ी अच्छी तरह से हिस्ट्री के क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करके आए हैं। अगर मैं खुद की भी बात करूं, इतना सारा कुछ करते हुए, इतना सारा कुछ करवाते हुए, मैं वहां पर मैक्सिमम से मैक्सिमम 8 क्वेश्चन करके आता, एक आधा गलत हो जाता, तो इतने ही मेरे भी नंबर बनते। अगर आपके इससे ज़्यादा हैं तो बहुत अच्छी बात है, आप कल को मेरे को भी रिप्लेस कर सकते हैं स्लीपी क्लासेस के अंदर। उसके अलावा जितने भी 2023 के बच्चे हैं तो उनके लिए अब मैं बात करना चाहूँगा। देखिए, इस पेपर को देखते हुए अपने सोर्सेज को मत बदलना। एनसीईआरटीज प्लस स्टैंडर्ड बुक, उसके ऊपर ही स्टिक करना। अब जो ट्रेंड है वो ये है कि पॉलिटिकल हिस्ट्री में से दोबारा से क्वेश्चंस पूछे जाने लगे हैं, जो कि पिछले 4 या 5 सालों में नहीं पूछे गए थे। तो इस वजह से मैं कह रहा हूँ कि एनसीईआरटी और स्टैंडर्ड बुक्स के साथ ही स्टिक करते हुए उनकी रिवीजन को मैक्सिमाइज कीजिए। जितनी ज़्यादा आप रिवीजन करेंगे उससे आपका फ़ायदा क्या होगा। मान लीजिए इसमें अगली बार 20 क्वेश्चन में से 10 क्वेश्चन आपके इन सोर्सेज में से आ रहे हैं, तो सिर्फ उन 10 को कराइए, क्योंकि अगले जो 10 क्वेश्चन होंगे जो इनसे बाहर आएंगे वो छोड़ने वाले होंगे। इस 16 क्वेश्चंस को देखते हुए अपनी स्ट्रैटेजी को मत बदलना कि आप वियर्ड बहुत बड़ी बड़ी बुक्स उठाते हुए जो कि ऑप्शनल की हैं या फिर आपके पर्पस से बाहर हैं, उस गलती में मत फंसना। क्योंकि हर साल क्या होता है कि अगले साल की जो टेस्ट सीरीज तैयार की जाती है या फिर अगले साल का जो एक तरह से कोर्स तैयार होता है, वो पिछले साल के पेपर्स को उठा के कर लिया जाता है, पर उससे अगले साल फिर यूपीएससी आपको चकमा दे देगी, पिछले क्वेश्चंस के ऊपर आ जाएगी। तो जो आपके बेसिक्स हैं, जो आपकी फाउंडेशन है, उसके ऊपर ही स्टिक कीजिए। मेरे पे विश्वास रखते हुए एनसीईआरटी और स्टैंडर्ड बुक्स के ऊपर रखिए अपना पूरा दारोमदार। उसके अलावा अगर आप पेड कोर्सेज को ज्वाइन कर सकते हैं तो उसमें मेरे हिसाब से मैंने काफ़ी अच्छे से परफॉर्म किया। जितने भी बच्चे जुड़े हुए होंगे वो इस चीज़ को बता सकते हैं, क्योंकि मैं हमेशा कोर्सेज में के अंदर यही कहता हूं कि अगर इससे बाहर क्वेश्चन आ जाए तो उसको बहुत आसानी से छोड़ाना, क्योंकि इतने डिटेल में मैंने आपके लिए पहले ही बहुत अच्छे से कवर कर दिया है। पर इससे बाहर अगर कुछ आएगा कोई भी बच्चा याद ही नहीं रख पाएगा। तो मैं आशा करता हूँ ये सारी चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी। आप कमेंट में भी बता सकते हैं आपको कि इस
एनालिसिस के बारे में आपका क्या रिव्यू, आपको अच्छा लगा, बुरा लगा, या मेरी परफॉर्मेंस के ऊपर भी आप कमेंट कर सकते हैं। उसके अलावा मेरे को तो